हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो प्रायः सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, संसद पार्लियामेंट या द नेम ऑफ यूनियन लेजिस्लेशन की चर्चा की जाएगी। संसद क्या है, संसद का हमारे लिए क्या महत्व है, संसद के कितने सदन हैं, हाउ मेनी हाउस एंड हाउ मेनी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कितने अंग हैं, इसकी चर्चा के साथ साथ संसद के सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं, संसद का सत्र कैसे संचालित होता है, कितने सत्र होते हैं और हर एक सदन की अवधि क्या है, सदस्यों की अवधि क्या है, इस पर एक बृहद चर्चा की जाएगी, जिसे वीडियो के अंत तक लास्ट तक अवश्य देखें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। तो वास्तव में जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं। एक सरकार संघ की सरकार है, जिसे केंद्र की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी सरकार राज्य की सरकारें हैं। हर एक राज्य की अलग अलग सरकारें हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत का संविधान, चूँकि ऑलरेडी भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, जिसमें शक्तियों या विषयों का विभाजन लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। तो आज हम यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत यूनियन लेजिस्लेशन पर चर्चा करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनियन गवर्नमेंट, संघ की सरकार, संघ की सरकार। हमने आपको बताया था किसी भी सरकार के मिनिमम 3 पार्ट्स होते हैं। तो संघ की सरकार के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे यूनियन लेजिस्लेशन। संघ की सरकार के अंतर्गत संघ की विधायिका पर हम चर्चा करेंगे। संघ की विधायिका से क्या अर्थ है, सबसे पहले इसी को हम क्लियर कर दें, बेस बना दें। विधायिका और किसकी विधायिका? संघ की विधायिका। विधायिका वह निश्चित स्थान जहां पर विधि या व्यवस्था को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। परंतु विधायिका हमारे देश के हर एक राज्य में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वह विधायिका जो संघ की सूची पर कानूनों का निर्माण करती है। तो याद करिए, संघ की विधायिका का नाम संसद है। संघ की विधायिका को ही संसद कहा जाता है। द नेम ऑफ यूनियन लेजिस्लेशन इज पार्लियामेंट। संघ की विधायिका का ही नाम संसद है और इसी संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद का कार्य है कानून बनाना, परंतु कानून देश की तमाम सारी संस्थाएं बनाती हैं। यहाँ तक कि घर और परिवार में भी कुछ न कुछ कानूनें बनाई जाती हैं घर की व्यवस्था को चलाने के लिए। हर संगठन की व्यवस्था को चलाने के लिए हर संगठन कुछ कानूनों का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो कानून बनाए जाएंगे, विच आर रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट, वे कानून जो यूनियन लिस्ट से जुड़े होंगे, ऐसे कानून जो संघ की सूची से जुड़े होंगे। संघ की सूची पर कानून बनाने वाली संस्था का ही नाम है, क्या नाम है? संसद। वेरी गुड। तो ये आपका क्लियर हो गया कि संघ की सूची पर कानून बनाने वाली संस्था का ही नाम क्या है? संसद है। अब प्रश्न है कि संघ की सूची क्या है? तो आपको याद होगा, हमने बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको भारतीय संविधान की प्रकृति के अंतर्गत भारतीय संविधान के सारे आधारभूत लक्षणों का उल्लेख किया था, जिसे आप
वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसमें बताया था कि भारत के संविधान में जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें शक्तियां लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं, और केंद्र राज्य के बीच ये शक्तियां 3 सूचियों में विभाजित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यही जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और इसमें ऐसे विषय पर कानून बनाया जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस या राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। तो याद करिए, पार्लियामेंट या संसद। पहला प्रश्न आता है, याद करिए परीक्षा के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर प्रश्न आता है संसद के कितने सदन हैं, तो आपका उत्तर सिर्फ 2 होगा। संसद के 2 सदन होते हैं। एक सदन का नाम है लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपुल, और दूसरा सदन होगा हमारा राज्यसभा। दूसरा सदन होगा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरे सदन का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। मित्रों, एक चीज याद करना है, दुनिया के हर एक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। समय समय पर उन कानूनों में हम संशोधन, परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु दुनिया की हर एक विधायिका का नाम संसद नहीं हो सकता, हर एक विधायिका के नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं हो सकता। तो दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं वह लोकसभा कहलाता है। लोकसभा को हम और भी कुछ नाम से जान सकते हैं। इसको फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन, या इसको लोअर हाउस, निम्न सदन, लोअर हाउस, या इसको टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन के भी नाम से जानते हैं, या इसको रिस्पांसिबल हाउस, उत्तरदायी सदन के भी नाम से जाने जाते हैं। याद करिए, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये जनता के द्वारा ही आते हैं, और जनता के द्वारा ये सदस्य डायरेक्टली चुने जाते हैं। ये डायरेक्ट आते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है, और इसे लोअर हाउस, रिस्पांसिबल हाउस, फर्स्ट हाउस और टेम्परेरी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा का भी कुछ अन्य नाम है। राज्यसभा का अगर कुछ नाम देखा जाए तो ये सेकेंड हाउस, द्वितीय सदन इसका नाम है। सेकेंड हाउस, अब जैसे अमेरिका का सेकेंड हाउस का नाम होगा तो आप राज्यसभा तो होगा नहीं, अमेरिका के सेकेंड हाउस का नाम हो जाएगा सीनेट। दूसरा, ये लोअर हाउस है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, तो ये अपर हाउस होगा। अपर हाउस मीन्स उच्च सदन हो जाएगा। ये अस्थायी सदन है। लोकसभा 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है। लोकसभा अपने गठन के पश्चात 5 वर्ष के पूर्व भी भंग हो सकती है, अतः इसे अस्थायी सदन कहते हैं। परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, अतः इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के प्रत्येक कार्य की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सरकार का कोई भी मंत्री या सरकार अपने द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय, किए गए प्रत्येक कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और यदि सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और उसे नैतिकता के आधार पर वैधानिकता की प्रक्रिया के अंतर्गत त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः इसे उत्तरदायी सदन कहा जाता है। दूसरा, अगर यही मंत्री या मंत्री के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव
यदि राज्यसभा से पारित नहीं होता है तो भी इनकी सरकार के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है, अतः इसे अनरिस्पॉन्सिबल हाउस, अनुत्तरदायी सदन भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से संसद के 2 सदन हो गए, इसको याद कर लीजिए। एक सदन का नाम हो गया लोकसभा और दूसरे सदन का नाम हो गया राज्यसभा। प्रश्न है संसद का कार्य क्या है? तो निश्चित है मित्रों, आप इसको अच्छे से जानते होंगे। संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। कानून, जैसे मैंने कहा, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को, किसी भी समाज को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर जो कानून है वह संघ की सूची से संबंधित विषय पर है, और ये संघ की जो सूची के विषय हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, आप इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, और इन राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वो कानून बनाने का अधिकार संघ की विधायिका संसद को प्राप्त है। तो पहला क्लियर हो गया, संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। कैसे कानून बनाना? संघ की सूची पर कानून बनाना। अब प्रश्न आता है कि संसद में कानून बनाने के लिए क्या किया जाता है? याद करिए, जैसे हम रोटी खाने के लिए गेहूं से आटा बनाते हैं और आटा को पकाकर रोटी बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी कानून के निर्माण की पूर्व प्रक्रिया, प्री प्रोसेस ऑफ द लॉ, बिल कहलाती है। किसी भी कानून को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें विधेयक लाना पड़ता है। कानून बनाने की पूर्व की प्रक्रिया को हम विधेयक कहते हैं। संसद में कोई भी कानून जो संघ सूची से संबंधित होगा, संघ सूची से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाने के लिए हमें विधेयक लाना पड़ता है, और ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा, याद करिए, अगर दोनों सदन से पारित होता है, पास हो जाता है, ये विधेयक दोनों सदन से यदि पास हो जाता है, चाहे पहले लोकसभा से हो या चाहे पहले राज्यसभा से हो, तो फिर भी ये कानून का रूप धारण तब तक नहीं करेगा। फिर इन दोनों सदनों से पास होने के बाद विधेयक को हम राष्ट्रपति के पास लाते हैं, प्रेसिडेंट के पास लाते हैं, और राष्ट्रपति का यदि उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो ये विधेयक जो यहाँ लाया गया था, ये विधेयक यहाँ पर कानून का रूप धारण कर लेता है, यही हमारा लॉ बन जाता है। लेकिन मित्रों, ये तो बड़ा आसान प्रक्रिया हो गई। तो इस प्रक्रिया को हम इसको और स्पष्ट करते हैं। जो विधेयक है इनके भी नेचर अलग अलग हैं, इनके भी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, क्योंकि कुछ साधारण विधेयक के नेचर होते हैं, कुछ विशेष विधेयक के नेचर होते हैं, कुछ विशिष्ट विधेयक के भी नेचर होते हैं। तो जिस तरह के विधेयक हो, विधेयकों की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन साधारणतः इसको हम अगर कहें तो 2 प्रकार में हम डिवाइड कर लेंगे। एक विधेयक जो होगा हमारा साधारण विधेयक हो जाएगा, और दूसरा जो विधेयक हो जाएगा हमारा वो विशेष हो जाएगा। इस विशेष विधेयक में हम धन विधेयक और वित्त विधेयक को शामिल कर सकते हैं। अब यही विधेयक जब धन और वित्त विधेयक के रूप में आती है, तब संसद में उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम आपको स्पष्ट रूप से अलग से, जो प्रायः परीक्षा में भी पूछा जाता है कि किसी भी धन विधेयक को यदि लोकसभा पारित कर देती है, राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है या पास करना आवश्यक है, या धन और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, धन और वित्त विधेयक के क्या समानताएं हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। परंतु यहाँ हमें ये देखना है कि यदि कोई भी विधेयक जो संघ सूची से संबंधित विषयों पर है, यदि उस पर हमें कोई कानून बनाना है, तो उस कानून के लिए सर्वप्रथम लोकसभा या राज्यसभा से इसको पारित करने के बाद दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, याद करिए। और दोनों सदन से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस विधेयक पर यदि अपना हस्ताक्षर कर देता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेती है।
या अगर कोई संशोधन विधेयक है तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया लागू हो जाती है। लेकिन याद करिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रपति संसद के द्वारा लाए गए प्रत्येक विधेयक को हस्ताक्षर कर देता है या हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यद्यपि 42वां संविधान संशोधन इस बात की अनुमति देता था कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, परंतु सर्वप्रथम जनता पार्टी के शासनकाल में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के शासनकाल में इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं पाया गया और यही कारण था कि उसमें एक फिर संशोधन करके लाया गया कि संसद से पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए, रिव्यू के लिए वापस कर सकता है। याद करिए, संसद से पारित किए गए, पास किए गए एनी टाइप ऑफ द बिल विच आर पासिंग द पार्लियामेंट, उसको एक बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से पहले रिव्यू ले सकता है, पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। मित्रों, लेकिन याद करिए, यदि राष्ट्रपति के रिव्यू लेने के पश्चात भी यदि संसद उस विधेयक को एज इट इज जिस रूप में पहली बार भेजा था, यदि उसी रूप में पारित करके भेज देती है तो दोबारा राष्ट्रपति उस पर रिव्यू नहीं ले सकता। लेकिन प्रायः दोबारा राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। देखिए, एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं, प्रायः कर देता है, लेकिन याद रखिए यहां पर राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो, जेबी वीटो लगाने का अधिकार है, क्योंकि वह उस विधेयक पर कब हस्ताक्षर करेगा, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम, यहां पर समय की कोई सीमा नहीं है। वह अपनी सुविधा अनुसार इस पर निर्णय लेता है और कार्य करता है। तो मित्रों, एक चीज याद रखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मैं उन प्रश्नों को फिर से एक बार दोहरा दूं जिससे आप हर क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए और बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। प्रश्न आता है, संसद क्या है? पहला प्रश्न याद करिए, संसद क्या है? संघ की विधायिका का नाम संसद है। द नेम ऑफ यूनियन लेजिस्लेशन इज पार्लियामेंट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, हाउ मेनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के कितने सदन होते हैं? देखिए, सदन अगर पूछा जाए तो देयर इज 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के 2 सदन होते हैं। द नेम ऑफ फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ पीपुल एंड द नेम इज सेकेंड हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट। संसद के 2 सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा है। दूसरा एक चीज याद करिए आप, अगर यही चीज पूछा जाता है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपका उत्तर होता है देयर इज 3 पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपुल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। याद करिए, संसद के 3 अंग होते हैं। अंग 3 होते हैं, पहला लोकसभा प्लस दूसरा राज्यसभा प्लस तीसरा राष्ट्रपति। क्यों? चौथा प्रश्न अगर आपसे कोई करे, व्हाई द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति संसद का पार्ट क्यों होता है, राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों है? तो याद करिए, एनी टाइप ऑफ द बिल, किसी भी प्रकार का विधेयक जो संसद से पारित होकर आता है, विच आर पासिंग बाय द पार्लियामेंट, ऐसा कोई विधेयक जो संसद से पास होकर आता है बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। अतः कानून के निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। अतः राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। लेकिन मित्रों, अगर ये प्रश्न घुमाकर थोड़ा सा सिविल या आईएएस के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य है, याद करिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संसद के किस सदन का सदस्य है, तो याद करिए इसका उत्तर होगा सीधे सीधे कि प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बट वह संसद का अभिन्न अंग है। वह संसद का अभिन्न अंग है। दैट इज वेरी क्लियर सिचुएशन। दूसरा एक चीज और याद करिए, ये लोकसभा क्या है? लोकसभा में जनता
के द्वारा सदस्य डायरेक्टली निर्वाचित होकर आते हैं। तो इसके पश्चात दूसरा हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, याद करिए, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब एक प्रश्न आपका आता है कि क्या लोकसभा में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है? नहीं, क्योंकि जनता की ये प्रतिनिधित्व है। जैसे जैसे जनता की संख्या बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू रेशियो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे लोगों की संख्या में वृद्धि होती है वैसे ही सदस्यों की संख्या भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि चूंकि देश में आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है और इसी जनगणना के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या या विधानसभा के सदस्यों की संख्या या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आदि का निर्धारण किया जाता है। लेकिन मित्रों याद करिए, इसका हम एक अलग से बृहद वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा की संरचना के अंतर्गत कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्य क्या हैं, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है, किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, इन सदस्यों का निर्धारण कैसे होगा, इनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इन सारे प्रश्नों को हम अलग अलग वीडियोस में आपको बताएंगे। याद करिए, तो नेक्स्ट वीडियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे कि लोकसभा क्या है, लोकसभा की संरचना क्या है, इसका बृहद उल्लेख करेंगे। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनकर आते हैं। प्रायः परीक्षा में गलती हो ही जाती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद गलती नाम की कोई चीज़ संभव ही नहीं है। तो हम इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अच्छे अच्छे प्रश्नों को सीखने का आपको मौका मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्पष्टता से बताएंगे कि लोकसभा की संरचना क्या है, लोकसभा के राज्यसभा की संरचना क्या है, संसद का सत्र कैसे होता है, संसद के सत्र का संचालन किसके द्वारा होता है। तो इन सारे चीज़ों का हम आपको बृहद रूप से उल्लेख करेंगे। एक रिक्वेस्ट के साथ कि यदि आप इसे अभी तक सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।